का चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट। और इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने हर्ट्ज का प्रयोग और प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है ये समझा था। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो इसमें एक शब्द है क्वांटम। क्वांटम का मतलब होता है पैकेट। क्या मतलब होता है? पैकेट। और यहां पर जो पैकेट से मतलब है वो है ऊर्जा का पैकेट। तो अगर हम यह बात करें, प्लांक ने यह बताया था कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में क्या करता है? गति करता है। और उन ऊर्जा के बंडलों को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। लेकिन यह सोचने वाली बात यह है, प्लांक से यह पूछा गया, ये बताइए जब सूर्य का प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है, ठीक है। जब वो बंडल इतनी स्पीड से किसी वस्तु के ऊपर जब टकराता है तो उस वस्तु के ऊपर उसका इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है? इफेक्ट पड़ना चाहिए ना। अगर कोई बंडल अगर आ रहा है इतनी स्पीड से, अगर हल्की सी भी चीज कहीं टकराएगी तो जाहिर सी बात है वहां इफेक्ट पड़ना चाहिए था। तो यहां पर सोचने वाली ये बात है, अगर इतनी स्पीड से कोई भी चीज कहीं पर टकराएगी तो जाहिर सी बात है वहां इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप बाइक से जा रहे हो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, सामने से कोई कीड़ा वगैरह उड़ के आ रहा हो, जब वो हमारे मुंह पर पड़ता है तो बहुत तेजी से पड़ता है, जबकि हमारी स्पीड है 50 और कीड़े की स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा मान सकते हैं, तो टोटल 60 हो गया। उसके बाद बहुत तेजी से पड़ता है। तो इतनी स्पीड से जब कोई चीज किसी के ऊपर टकराएगी तो जाहिर सी बात है इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन प्लांक ने यहां पर बताया कि जो फोटोन होते हैं, जो ऊर्जा का बंडल है, उसका जो स्थिर द्रव्यमान होता है, स्थिर द्रव्यमान बोले तो रुका हुआ द्रव्यमान, वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और जो गति, उसके अंदर गतिज द्रव्यमान तो होता है, लेकिन स्थिर द्रव्यमान क्या होता है? उसका 0 होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे स्थिर गतिज द्रव्यमान क्या होता है उसका। स्थिर द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। ये किसने बताया था? प्लांक ने बताया था, ठीक। अब स्थिर द्रव्यमान कैसे हो सकता है? जैसे यहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ने के बाद में यहां से क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। तो आके और ये रिफ्लेक्ट होने में ये जो डायरेक्शन चेंज करता है, यहां पर इसको क्या होना पड़ता है? रुकना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? इसको रुकना पड़ता है। जैसे ये मारकर मैं ऊपर फेंकूं तो ऊपर फेंकूं यहां तक गया, ये अधिकतम ऊंचाई तक यहां तक गया। और जैसे ये ऊपर से नीचे आने की अवस्था में होगा, मतलब जैसे ही अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, देखिए थोड़ी देर ये क्या होता है? क्षण भर के लिए यहां पर रुकता है, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ये जो रुका, ऐसे यहां पर क्या रुकेगा? फोटोन रुकेगा, मतलब ऊर्जा का बंडल रुकेगा। और जहां पर रुकेगा वहां उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? वहां पर इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। ये बताया था किसने? प्लांक ने, ठीक। तो प्लांक के अनुसार जो सूर्य का प्रकाश है, क्या लिखेंगे इसमें? प्लांक के अनुसार सूर्य का प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है। छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें फोटोन कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। जिन्हें क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है, ठीक है। तो जब फोटोन चल रहे हैं तो इनमें क्या होगी? ऊर्जा भी होगी, है ना। जब तक अगर इनके अंदर ऊर्जा अगर नहीं होती तो कहां से चल रहे होते ये? तो क्या होगी? इनमें ऊर्जा भी होगी। क्या होगी? इनमें ऊर्जा भी होगी। तो अगर हम फोटोन की ऊर्जा की बात करें, फोटोन की ऊर्जा, किसकी ऊर्जा? फोटोन की ऊर्जा ये होती है E = h μ। क्या होती है? E =
एच म्यू। ये एक फोटोन की ऊर्जा इतनी होती है, इतनी। यहां पर ये जो ई है ना, ई, ये ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा। एच जो है ये प्लांक नियतांक है, जिसका मान होता है 6.6 गुणा 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड। और ये जो न्यू आपको दिख रहा है ना, ये म्यू, ये जो आपको दिख रहा है ये है आवृत्ति। ये क्या हो गई? आवृत्ति हो गई। ठीक है, आगे हम इसमें लिखेंगे आइंस्टीन के समीकरण से, आइंस्टीन के समीकरण से, आइंस्टीन के समीकरण से, आइंस्टीन के समीकरण से। आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है? E बराबर mc स्क्वायर। इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। तो ये वाला भी हमारा E का मान है, ये भी E का मान है। तो समीकरण 1 व 2 को हम लोग क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब जब समीकरण 1 व 2 को हम बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहां से? एच न्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहां से हम क्यों कर रहे हैं? हमें ये यहां से क्या करेंगे? फोटोन का क्या निकालेंगे? गतिज द्रव्यमान निकालेंगे। जब वो फोटोन गति कर रहा होगा तब उसका द्रव्यमान कितना होगा? स्थिर द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। जब फोटोन रुक जाता है तब उसमें कोई भी द्रव्यमान नहीं रहता है, ये प्लांक ने बताया था। जब वो गति कर रहा होगा तब उसमें कितना द्रव्यमान होगा वो हम निकाल रहे हैं। यहां से द्रव्यमान को m से लिखते हैं, c इसके बटे में ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एच न्यू बटे में c स्क्वायर इक्वल टू m। तो m बराबर हम यहां से लिख सकते हैं एच न्यू c स्क्वायर। तो ये होगा इसका क्या? गतिज। ये क्या है? फोटोन का, ये क्या है? फोटोन का गतिज द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान? गतिज द्रव्यमान। गति करते हुए फोटोन मतलब एक ऊर्जा के बंडल का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? m बराबर एच म्यू अपॉन में c स्क्वायर। इसकी आवृत्ति की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं, c बटे में लैम्डा भी होता है। ये क्या होता है? c बटे में लैम्डा। आवृत्ति बराबर होता है c बटे में लैम्डा। तो m बराबर कितना हो जाएगा? ये m बराबर हो जाएगा, इसकी जगह पर न्यू की जगह लगा देता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा? c बटे में लैम्डा और ये c स्क्वायर। तो एक c से एक c कैंसिल, तो यहां पर आपका आ जाएगा ये m बराबर h बटे में लैम्डा c। तो ये भी हमारा गतिज द्रव्यमान है फोटोन का, ये भी हमारा गतिज द्रव्यमान है। बस फर्क इतना है, ये आवृत्ति के पदों में है और ये वाला हमारा किसके पदों में है? तरंग दैर्ध्य के पदों में है। ठीक, तो एग्जाम में देख लेना कि आपसे कौन सी फॉर्म में पूछा गया है। फोटोन का गतिज द्रव्यमान। स्थिर द्रव्यमान कितना होता है फोटोन का? मैं यहां लिख दे रहा हूं, फोटोन का स्थिर द्रव्यमान, फोटोन का स्थिर द्रव्यमान, स्थिर द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है, 0 होता है। इसी कारण क्या होता है कि जब ऊर्जा का बंडल किसी वस्तु से टकराता है तो उस वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक ने क्या बताया था कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में गमन करता है, जिन्हें इन ऊर्जा के बंडलों को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन। और जब ये फोटोन गति कर रहा है तो इसमें क्या होगी? ऊर्जा होगी। और एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? E बराबर एच म्यू। तो आइंस्टीन के समीकरण से ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर एम सी स्क्वायर। ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण है आइंस्टीन का, ये दोनों को इक्वल रख देंगे हम लोग और फिर यहां से इसका गतिज द्रव्यमान निकाल लेंगे। जब ये गति कर रहा होगा तब द्रव्यमान कितना होगा इसमें। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। आगे हमें इसमें पढ़ना है कार्यफलन, या इसी को बोला जाता है देहली ऊर्जा। ठीक है, तो कार्यफलन या देहली ऊर्जा क्या होती है? किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्यफलन। किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए जितनी भी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं कार्यफलन। ऐसा नहीं है कि हम ये आप मेरे हाथ को क्या समझ लो? धातु की सरफेस समझ लो, धातु का पृष्ठ समझ लो। यहाँ पर हमने प्रकाश डाला,
और उस प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं पाई। जैसे आप सपोज करिए मैंने यहाँ इसको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी। अब यहाँ एक शब्द आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा का छोटा सा मात्रक होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की बैटरी से त्वरित कराएं, गति कराएं, तब उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो गतिज ऊर्जा अर्जित की जाएगी उस गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस मैंने हाथ एक धातु की पृष्ठ में मैंने क्या डाला, प्रकाश डाला और उससे इसको एनर्जी मिली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन उस ऊर्जा लेने के बाद भी इलेक्ट्रॉन यहां से क्या नहीं हुआ, उत्सर्जित नहीं हुआ, बाहर निकला नहीं। मैंने थोड़ी सी और बढ़ा दी, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी, तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। 2 कर दी, तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। और जैसे ही मैंने यहाँ 2.3 की, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगे, उत्सर्जित होने लगे। तो कम से कम मुझे कितनी चाहिए, 2.3। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, वैसे हर धातु का अपना अपना देहली ऊर्जा का मान होता है। ठीक है, तो कम से कम कितनी चाहिए मेरे को, जैसे यहां मैंने आपको समझाने के लिए कितनी चाहिए, 2.3। ज्यादा तो हम कितनी भी दे सकते हैं, ज्यादा देंगे तो एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाएगी, जितनी हमें चाहिए उतनी यूज हो जाएगी, है ना। तो कार्यफलन क्या होता है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, उस धातु का कार्यफलन या फिर देहली ऊर्जा। इसको W से या फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हैं, कार्यफलन। ठीक है, आगे इसमें बढ़ते हैं, लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से, धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है उसे उस धातु का क्या कहते हैं, कार्यफलन या देहली ऊर्जा, कार्यफलन या देहली ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसे फाई या W से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। या तो W से लिखेंगे या फिर इसको फाई से लिखेंगे। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जरूरी होती है उसे क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा या फिर कार्यफलन। ठीक, और इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर H म्यू नॉट। H म्यू जो होती है ऊर्जा, वो फोटोन की ऊर्जा होती है, और फाई बराबर H म्यू नॉट जो ऊर्जा होती है किसकी होती है, ये कार्यफलन या देहली ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। आप इसको W से भी लिख सकते हैं, किससे, W से। जहां अगर हम बात करें यहाँ फाई की, तो फाई हमारा क्या है, कार्यफलन या फिर देहली ऊर्जा। कार्यफलन को ही देहली ऊर्जा कहते हैं, कार्यफलन या ये क्या है, देहली ऊर्जा। ठीक है, और H क्या है, प्लांक नियतांक। ये क्या है, प्लांक नियतांक है ये। और V म्यू
ये देहली ऊर्जा पढ़ रहे हैं, और ये जो आवृत्ति ना होके ये क्या हो जाएगी हमारी देहली आवृत्ति, ये हो गई देहली आवृत्ति। ठीक है, ये क्या हो जाएगी देहली आवृत्ति। अब आगे जो हमें इसमें पढ़ना है वो देहली आवृत्ति के बारे में पढ़ना है। तो देहली ऊर्जा क्या थी? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है, उससे उस धातु का कार्यफलन या देहली ऊर्जा कहते हैं। इसे फाई या डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, और ये इसका फॉर्मूला हो गया फाई बराबर एच म्यू नॉट। म्यू नॉट यहाँ पर क्या है? देहली आवृत्ति, क्योंकि देहली ऊर्जा में जो आवृत्ति यूज होगी वो कौन सी आवृत्ति होगी? हमारी देहली आवृत्ति। अब अगर मैं आपसे यहाँ ये पूछूं कि देहली आवृत्ति क्या होती है, तो सेम टू सेम यह परिभाषा रहेगी। वह न्यूनतम आवृत्ति, ऊर्जा की जगह पर क्या बोल देंगे? वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है, परिभाषित कर सकते हैं। वह न्यूनतम आवृत्ति, ऊर्जा की जगह क्या बोलना है? बस हमें आवृत्ति बोलनी है। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है, उससे उस धातु की क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। और इससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? बस यहाँ पर मेरे को चेंज करना है, बाकी सब कुछ हमारा ये सेम रहेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? म्यू नॉट। इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर मैं इसको चेंज करके क्या कर दूंगा? यहाँ पर मैं इसको चेंज करके कर दूंगा ऊर्जा की जगह पर आवृत्ति। बाकी ये सब कुछ सेम रहेगा, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति। और ये हो जाएगा थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वह न्यूनतम ऊर्जा के स्थान पर क्या आ जाएगा? ये आवृत्ति आ जाएगा। वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है, उससे उस धातु का क्या कहते हैं? उससे उस धातु की, ये हो जाएगा यहाँ पर, उससे उस धातु की देहली आवृत्ति, उससे उस धातु की देहली आवृत्ति कहते हैं, उससे उस धातु की देहली आवृत्ति कहते हैं, और इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और अब जो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा। देखो, हमारा आवृत्ति बराबर क्या होता है? सी बटे में लैम्डा। क्या हो जाएगा ये? सी बटे में लैम्डा। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा म्यू नॉट बराबर सी बटे में लैम्डा। लेकिन यहाँ देहली आवृत्ति है तो हमें क्या लेनी पड़ेगी? यहाँ पर देहली तरंग दैर्घ्य। क्या लेनी पड़ेगी? यहाँ पर देहली तरंग दैर्घ्य। म्यू नॉट हमारी देहली आवृत्ति है, सी हमारा क्या है? प्रकाश की चाल है, और म्यू नॉट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, बाकी हमारा ये सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हमें परिभाषा देनी पड़े देहली तरंग दैर्घ्य की, तब यहाँ परिभाषा क्या हो जाएगी? हमने देहली ऊर्जा पढ़ी थी, वैसे हमारी देहली आवृत्ति है। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है। जहाँ पर देहली शब्द आ जाए तो समझ जाना वो न्यूनतम, उस चीज़ की न्यूनतम मात्रा की बात हो रही है किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर म्यू नॉट इक्वल टू सी में लैम्डा नॉट हो जाएगा। तो यहाँ लैम्डा नॉट हमारा क्या होगा? देहली तरंग दैर्घ्य। अगर यहाँ से हम देहली तरंग दैर्घ्य की परिभाषा देना चाहें तो क्या होगी? वह न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है, उससे उस धातु की क्या बोलते हैं? इसको मैं चेंज कर देता हूँ इसी में। आवृत्ति के स्थान पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आवृत्ति के स्थान पर क्या आ जाएगा? तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? वेव लेंथ। ठीक, और यहाँ इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? इसके जगह पे क्या लिख दूंगा? लैम्डा नॉट। बाकी हमारा सब कुछ सेम रहेगा। ये हमारी इसकी परिभाषा हो जाएगी। आवृत्ति के स्थान पे क्या कर देंगे? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, यहाँ पर भी तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। ये तरंग दैर्घ्य। तो इसकी कंप्लीट परिभाषा क्या बनेगी? वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम तरंग दैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है, उसे देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से सुन लेते हैं। देहली ऊर्जा क्या थी? वह न्यूनतम ऊर्जा
जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक होती है, देहली ऊर्जा। और देहली आवृत्ति क्या होती है, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति। फिर तरंगदैर्घ्य है वही न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, आगे इसमें हम ये पढ़ लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी ऊर्जा होती है, क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, आगे हम इसमें पढ़ लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो है ना ऊर्जा का छोटा मात्रक है। क्या है, ऊर्जा का छोटा मात्रक है। इसका मतलब क्या होता है, यदि हम किसी इलेक्ट्रॉन को आप समझिए कोई चालक है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इस तार को हमने क्या करा, 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कितने वोल्ट की बैटरी से, 1 वोल्ट की बैटरी से। ये 1 वोल्ट की बैटरी है। तो जब हम इसको 1 वोल्ट की बैटरी से पावर देंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, चलने लगेगा, इसमें गति करेगा, ऊर्जा मिलेगी इसको। तो इसके चलने से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी, गतिज ऊर्जा। उसी गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की बैटरी से क्या किया जाए, त्वरित किया जाए, तब उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा अर्जित की गई गतिज ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की बैटरी से त्वरित कराया जाए तो उसके द्वारा अर्जित की गई गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। यह ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं EV से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 है तो ये 1 लगा देंगे और इसका मान किसके बराबर होगा, 1। और E हमारा मूल आवेश है, इसका मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 वोल्ट। इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 के वोल्ट। तो ये मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यदि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की बैटरी से क्या कराएंगे, त्वरित कराएंगे, गति कराएंगे, तब इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी उसी गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है, ये एनर्जी का छोटा सा मात्रक होता है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे आइंस्टीन का समीकरण।